नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की। और आप सभी को पता होगा कि आज आपका पेपर होने वाला है 24 मार्च का हिंदी अनिवार्य का। तो साथियों, आज इस पेपर को कंप्लीट है वो आप सभी को देख के जाना है। इस पेपर में से आपको 100% क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। साथियों, इस पेपर को आपको कंप्लीट है वो देख के जाना है। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इसमें से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी देख सकते हैं साथियों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है वो होने वाला है। और सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर यहाँ पर आपको रोल नंबर है वो लिखने होते हैं। पूरा पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलता है। साथियों, पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। बात करें साथियों, परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश है वो देखने को मिलते हैं। आप सभी को इन निर्देशों को है वो पढ़ लेना, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी समस्या है वो न हो, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर के अंदर यहाँ पर क्या कुछ बताया हुआ है। आप सभी को इनको पढ़ लेना है अच्छे प्रकार से। साथियों, इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है खंड ए। तो साथियों, हर बार की तरह मैं कहता हूं कि जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो जरूर लिखना, ताकि आपकी कॉपी है वो सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे। साथियों, आप ब्लैक और ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं। हेडिंग बनाने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं और लिखने के लिए ब्लू पेन का यूज है वो कर सकते हैं। तो बात करें साथियों, खंड ए के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का है वो देखने को मिलता है। तो साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष पूछा साथियों कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। तो क्या लाते हैं साथियों? जन्म से ही वे अपने साथ। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपास लाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता एक उड़ान है किसके बहाने। तो किसके बहाने एक उड़ान है साथियों? कविता। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिड़िया के बहाने एक उड़ान है कविता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखने को भी मिल सकता है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कागज के पन्ने को कहा साथियों छोटा मेरा खेत चौकोना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। आप सभी को बताना होगा। साथियों, अभी भी आप सभी के समक्ष है वो समय है वो बचा हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं आरोह है पुस्तक के अंदर, सभी की आपको पहलवान का नाम आ रहा है, आपको चैप्टरों के नाम याद होने चाहिए और एक लेखक और कवियों के नाम है वो याद होने चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि अपने सिलेबस के अंदर 6 नंबर की सहप्रसंग व्याख्या है वो भी आने वाली है। तो उसके लिए आप सभी को एक तो लेखक का नाम और उस चैप्टर का नाम है वो याद होना चाहिए, ताकि आपके नंबर वो नहीं कटे। साथियों, अभी भी आप सभी के समक्ष समय है वो बचा हुआ है, इनको याद है वो कर लीजिए। अगले की बात करते हैं साथियों। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर है वो करती है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि शारीरिक वंश परंपरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक उत्तराधिकार और ऑप्शन नंबर सी अपना मनुष्य के अपने प्रयास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब आप सभी को करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि शिरीष के फूल को किसके समान है वो बताया गया है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवधूत के समान है वो बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्याकरण शास्त्र है वो कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है कि मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा साथियों? मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा, यानी कि घोषणा पत्र है वो बोल सकते हैं इसकी। अगले की बात करते हैं साथियों। नवा क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है वो कौन सा है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा साथियों प्रिंट माध्यम, ठीक है, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रित माध्यम भी बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है वो होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों? वो कहलाता है साथियों लाइव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मंत्री नामक अध्यापक
कक्षा में प्राय किसका उपयोग है वो नहीं करते थे। तो किसका उपयोग नहीं करते थे, तो वो नहीं करते थे साथियों छड़ी का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ताम्र काल हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब है वो करना होगा। अब देखो साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन, और ये भी आपको 1 नंबर का है वो देखने को मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन। तो देखो इनको आपको अच्छे से तैयार करना, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। 100% कहता हूँ साथियों, बाद में आप पछताओगे। इनको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए, अभी भी आप सभी के समक्ष है वो समय है वो बचा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों, तो आप सभी को पता है वो बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। अगले की बात करते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। तो क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा साथियों टेंडर, TENDER। ठीक है, इसे हम बोलते हैं निविदा, टेंडर को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में शब्द शक्ति है। तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी साथियों, तो ये हो जाएगी साथियों लक्षणा शब्द शक्ति। एक साथियों एक क्वेश्चन आपको उदाहरण के माध्यम से ही पूछेगा साथियों। ठीक है, तो आपको याद कर लेना, 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन वो देखने को मिला था, लक्षणा का ही उदाहरण है वो मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि जब किसी शब्द का अर्थ न हो तो अभिधा में प्रकट होता है और न ही लक्षणा में, तो वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो कौन सी शब्द शक्ति होती है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है साथियों। और याद रखना साथियों, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है साथियों। एक तो अभिधा, एक व्यंजना और एक लक्षणा होती है, तो याद रख लेना। अगले की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर चै शब्द की चै वर्ण की बार बार आवृत्ति है वो देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल इसके अंदर आप सभी बच सकते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या बच सकते हैं आप सभी, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आप सभी बनेंगे साथियों। अनुप्रास अलंकार है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए, ध्यान रखना। अभी भी आप सभी के समक्ष टाइम है वो बचा हुआ है, पढ़ लीजिए अनुप्रास अलंकार को, देखने को मिलेगा 100%। छठे क्वेश्चन की बात करें साथियों। क्या कहता है कि जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए तो वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है साथियों, जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो इसके अंदर आप सभी को पता होगा अतिशयोक्ति अलंकार है वो कहा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार है वो पाया जाता है। तो ये आप सभी इसके अंदर बन सकते हैं। अगला देखो साथियों, अपठित गद्यांश है वो देखने को मिलता है। ये भी आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा, तो इसे आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, देखने को मिल सकता है साथियों। तो आप सभी को पता होगा साथियों, ये क्वेश्चनों के जवाब है वो आपको इसी में से ही देखने को मिलेंगे। 1 या 2 बार आपको अच्छे प्रकार से इस गद्यांश को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, ताकि कोई भी समस्या न हो, अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों के जवाब है वो आप सभी दे सकें। ठीक है, आप यूज करके आप सभी इसको देख सकते हैं और इसको सोल्व है वो भी कर सकते हैं। आगे देखो साथियों क्या पूछा है। आप सभी को पता होगा कि एक तो आपको अपठित गद्यांश देखने को मिलता है और एक आपको अपठित पद्यांश है वो भी देखने को मिलता है। तो ये भी आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा और इसमें से भी आपको क्वेश्चन है वो छाट कर लिखने होंगे। ये भी आपका बिना पढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, तो इसे आप अच्छे प्रकार से सोल्व है वो कर सकते हैं। अब देखो साथियों, अपन बात करते हैं यहाँ पर खंड ब की। खंड ब के अंदर साथियों आपको देखने को मिलेंगे साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 40 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। तो 5वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज है वो किसे कहते हैं। तो इसके अंदर आप सभी क्या बन सकते हैं साथियों, वे आवाजें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली आती है तो उन्हें बोलते हैं साथियों नेट साउंड या प्राकृतिक आवाजें बोला जाता है। ये आप सभी इसके अंदर बनेंगे। अगले 6ठे क्वेश्चन की बात करें साथियों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का आपको मूल भाव लिखना है साथियों। हर कविता का मूल भाव है वो देखने को मिल सकता है। कोई सी भी कविता का, जो भी सिलेबस के अंदर कविताएं दी हुई हैं आपको 100% देखने को मिलेगा साथियों कि उस कविता का मूल भाव लिखिए, फलानी का लिखिए। तो आपको ना सभी कविताएं जितनी भी सिलेबस के अंदर दी हुई हैं उनका मूल भाव है वो एक बार पढ़ लेना है एग्जाम से पहले। तो इसका जवाब आप सभी लिख सकते हैं साथियों। इस कविता में करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण व्यक्त है वो किया गया है।
तो ये आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव, और ये आपको 2 नंबरों के अंदर देखने को मिलेगा। 7वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि भक्तिन के किन दुगुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है। तो इसका जवाब आप सभी इस प्रकार देंगे साथियों, भक्तिन में विभिन्न प्रकार के दुर्गुण शामिल थे साथियों। वह बिना पूछे पैसे उठाकर रख लेती थी, और वह अच्छा खाना है वो भी नहीं बनाती थी, और वह झूठ भी बहुत बोलती थी। आप सभी को पता होगा। अगला 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन है वो क्यों लाया था, है ना। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से साथियों देखने को भी मिल सकता है। तो इसका जवाब आप सभी बताएंगे साथियों, यशोधर बाबू के लिए उनका बेटा भूषण सिल्वर वेडिंग पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार स्वरूप इसलिए लाया था साथियों कि वे रोजाना सवेरे दूध लेने जाते थे तो वह फटा हुआ फ्लोवर पहन के जाते थे। यह भूषण को बुरा लगता था, अतः वह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है वो पहनकर दूध लाया करे, और इसीलिए जो ये भूषण है वो ऊनी ड्रेसिंग गाउन है वो लेके आया था। तो ये आप सभी इसका जवाब है वो बता सकते हैं इसके अंदर। 9वां क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर क्या पूछा है कि कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान कैसे हुआ। तो इसका जवाब आप सभी बताएंगे साथियों। मराठी मास्टर सोंदेलगेकर स्वयं कविता है वो करते थे, और लेखक है वो उनके घर में रहता था। वे कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करता था। इसी कारण से कवि लोग लेखक को आदमी ही लगते थे। लेखक को यह विश्वास हुआ कि वह कभी भी अपने और जैसा हार्ड मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। लेखक को लगा कि मैं भी कविता है वो कर सकता हूँ। तो ये आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं। अगले की बात करें साथियों, खंड 6 स्टार्ट होता है यहाँ से अपना, और खंड 6 के अंदर आप सभी देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 से लेकर 13 के उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों के अंदर देने हैं। बाकी देखो 14 से 15 क्वेश्चन के जवाब आपको 100 शब्दों के अंदर देने का प्रयास है वो करना है। अब देखो साथियों 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, और ये आपको अथवा के अंदर भी देखने को मिलेगा। चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये कर सकते हैं। तो देखो क्या पूछ रहा है साथियों कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, बादल राग कविता के आधार पर आपको बताना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का उद्भुत प्रयास है वो किया है। कथन के समर्थन में सोदाहरण तर्क है वो देना आप सभी को। तो इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा जीजी का यह कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना सटीक है, इस पर अपने विचार है वो आपको लिखने हैं। अगला देखो ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपने विचार है वो लिखने हैं आप सभी को। 12वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या पूछा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है, वर्तमान समय में नगरीकरण से संबंध स्थापित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात के एग्जाम के लिए भी देखने को भी मिल सकता है। अथवा के अंदर देखने को मिला साथियों, दादाजी की समझ में गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। झुज अध्याय का यह कथन वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा तथा धन लोलुपता की प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है। यह कथन के संदर्भ में अपने विचार है वो लिखने हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ज़्यादा है वो देखने को मिलता हो। 13वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होगा से ही हो जाती है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो आप ये कर सकते हैं, चाहो आप ये भी कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उनमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। कौन सा भी आप सभी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगले की बात करें साथियों, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फीचर लिखते समय किन किन बातों का आपको ध्यान है वो रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका जवाब आप सभी बता सकते हैं साथियों। फीचर का विषय है वो क्या होना चाहिए, रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्तेजक होना चाहिए साथियों, ठीक है। दूसरा आप सभी लिखेंगे साथियों, फीचर है वो मनोरंजन की शैली में लिखा जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप सभी, फीचर की भाषा है वो सरल, सहज और स्पष्ट है वो होनी चाहिए। तो ये आप सभी लिख सकते हैं। सार्थक आलेख के क्या गुण हैं, ये कर सकते हैं, चाहो आप ये भी कर सकते हैं। अगले की बात करें साथियों, ये क्या कहता है कि तुलसीदास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको बताना है। तो क्या बताएंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा जन्म। तो जन्म कब हुआ था साथियों तुलसीदास का, तो तुलसीदास का जन्म हुआ था साथियों 1532 में। कब हुआ था साथियों, 1532 में। और ये कहाँ हुआ था, बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजापुर गांव के अंदर हुआ था साथियों, ध्यान में रखना। बात करें इनकी रचनाएं की, तो रचना कौन कौन सी है साथियों, वो हो जाएगी कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंडल।
ये आप सभी को याद करना है। बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी साथियों, तो मृत्यु हुई थी साथियों इनकी 1623 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी, 1623 ईस्वी के अंदर हुई थी। काशी के अंदर इनकी मृत्यु है वो देखने को मिली थी। अगला देखो साथियों क्या पूछा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको बताना है। तो ये भी इसके अंदर भी आप सभी लिखेंगे। जन्म सबसे पहले जन्म कब हुआ था साथियों, इनका जन्म हुआ था 1907 के अंदर साथियों। कहाँ हुआ था, बलिया के अंदर हुआ था और यूपी के अंदर हुआ था। बात करें साथियों इनकी रचनाएं की, रचना कौन कौन सी हो जाएगी, वाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार प्रवाह, कुटज, अशोक के फूल। और बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है साथियों 1979 के अंदर। 1979 दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु है वो होती है साथियों। याद रखना एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी और तुलसीदास जी का। आगे देखो साथियों, अब आपको देखने को मिलेगी 6 नंबर की शय प्रसंग व्याख्या देखने को मिलेगी। और इनमें आप सभी को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको कवि का नाम और चैप्टर का नाम, उस कविता रचना का नाम है वो याद होना चाहिए। देखो आपको इनको पढ़ लेना है और आपको पता चलना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया हुआ है। देखो, कर यतन मिटे सब सत्य की ओर न जाना, नादान वही हाय जहाँ दाना। तो आप सभी को याद आ रहा होगा साथियों कि ये अपना पहला चैप्टर है अपनी बुक का, आरोह बुक का, हरिवंश राय बच्चन जी का, जो कि आप सभी को पता है कि निशा निमंत्रण से ली गई काव्य संग्रह से आत्म परिचय कविता से लिया हुआ है। तो ये आप सभी को इसके अंदर लिखना होगा। इसके बाद आप सभी लिखेंगे व्याख्या और इसके बाद लिखेंगे आप सभी विशेष। नीचे वाला देखो साथियों, दिवाली की शाम घर पूते और सजे, तो ये कौन से हो जाएगा साथियों, फिराक गोरखपुरी से हो जाएगा, रुबाइया से, गुल्ले नकबा से दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना। अगले की बात करें साथियों, क्या कहता है, देखो ये आपको देखने को मिलेगा, एक तो पद्यांश और एक गद्यांश देखने को मिलेगा। तो देखो अगला क्या कहता है कि रात्रि की विविक्स एग्जाम की दृष्टि से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुका है ये। तो ये इसके अंदर आप सभी क्या पढ़ेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है ये और पहलवान की ढोलक से लिया गया है। अगले की बात करें साथियों, देखो नीचे वाला है ये भक्तिन से संबंधित है। तो भक्तिन कौन सी, भक्तिन की लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा है, वो हो जाएगा। आगे देखो साथियों क्या पूछा है, 18वां क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर में विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु एक आपको विज्ञप्ति तैयार करनी है। चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं कि विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री क्रय करने हेतु आपको निविदा है वो लिखनी है। 4 नंबर की देखने को मिलेगी। 19वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध है वो लिखना है साथियों, जो कि आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा और 300 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो पहला निबंध हो जाएगा साथियों अपना आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, दूसरा निबंध है साथियों नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, और तीसरा है साथियों भारत की रीतवें, और चौथा अपना निबंध है साथियों पर्वतीय स्थल की मेरी यात्राएं। आपको साथियों जो आपको अच्छे प्रकार से आता है वही आपको करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पेपर है ये अच्छा लगा होगा और मिलते हैं साथियों अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।